अयोध्या चढ़ावे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी का गठन हुआ है। कोर्ट ने एसआईटी से 2 हफ्तों में रिपोर्ट देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी। जांच के लिए 3 सदस्यीय नई एसआईटी का गठन किया जा चुका है। एसआईटी में लखनऊ रेंज के आईजी, अयोध्या रेंज के डीआईजी और एसएसपी हैं। 2 हफ्तों में इनको जवाब सौंपना है। आप जानते हैं, इससे पहले भी यूपी सरकार की ओर से एक एसआईटी का गठन किया गया था। हालांकि एक बार फिर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी और एक बार फिर से सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, यानी उनसे जुड़े मामले अब एक बार फिर से लगभग 2.5-3 साल होने को है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया कि पूरा देश इससे सन्न है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, एक बार फिर से देश के सबसे बड़े आस्था का सबसे बड़ा केंद्र राम, और वो नाम एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गलियारों में गूंजा। एसआईटी का गठन हो चुका है और इस एसआईटी के सामने कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? देखिए रोहित, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब मामले की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो इससे कहा जा सकता है कि आसान नहीं होगा एसआईटी के लिए, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही एसआईटी का गठन किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि क्या इस मामले की जांच को लेकर के दोबारा एसआईटी का गठन किया जा सकता है क्या। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा था और कहा था कि हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और राज्य सरकार ने 3 अधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें लखनऊ आईजी रेंज का जो अधिकारी हैं किरण एस, उन्हें इसकी अध्यक्षता जो है वो सौंपी गई है। इसके अलावा 2 अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस पर आज कोर्ट में इससे संबंधित जानकारी दी गई। कोर्ट ने पूछा कि चूंकि वित्तीय लेन देन से मामला है, इसलिए इस मामले में एक सीए को रखना जरूरी है ताकि फॉरेंसिक ऑडिट किया जा सके। उसके बाद कोर्ट ने इसकी अनुमति दी और कोर्ट ने एसआईटी से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 2 सप्ताह बाद कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। गोपाल जी मेरे साथ बने रहेगा, आगे भी कई केसेस हैं, उन पर करेंगे बात। देखिए, 2020 के दिल्ली दंगे आप भूले नहीं होंगे। आईबी अफसर की हत्या का मामला था। दोषियों की सजा पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की सजा पर 31 जुलाई को फैसला आएगा। पुलिस ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। ताहिर हुसैन के वकील ने पुलिस की मांग का विरोध किया है। तो फैसला जो है, जैसी जानकारी आ रही है, फैसला रिजर्व रखा जा चुका है और अगली तारीख पर इस फैसले को पढ़ा जाएगा। पुलिस ने सीधे इसमें फांसी तक की मांग की है। मेरे साथ गोपाल जी लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, इस पूरे केस को लेकर अब तक जितनी भी सुनवाई हुई, दलीलें रही, ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया गया और सजा भी, वो फैसला भी रिजर्व किया जा चुका है। बिल्कुल रोहित, हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले दिनों ताहिर हुसैन सहित 5 लोगों को दोषी करार दिया था और इसी मामले में आज सजा क्या होगी, इसको लेकर के बहस हो रही थी। उस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि ताहिर हुसैन और बाकी ने जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से हत्या की, यानी कि मरने के बाद भी वो चाकुओं से गोदते रहे, यह जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा इन्हें मौत की सजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक क्रूर से क्रूर जो है जघन्य अपराध इन्होंने किया है। लिहाजा इससे कम सजा नहीं होना चाहिए। और साथ ही यह भी बताया गया कि किस तरीके से उसे चाकुओं से गोदा गया और मरने के बाद भी किस तरीके से गोदा गया, ये सारी चीजें मेडिकल रिपोर्ट में दी गई। यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस के जो रिपोर्ट है, जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, उस आधार को भी देखा जाना चाहिए। हालांकि ताहिर हुसैन की तरफ से पेश वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि इतने दिनों तक सुनवाई हुई है और लगभग 80 के आसपास गवाह पेश किए गए, लेकिन दिल्ली पुलिस आपराधिक षड्यंत्र के मामले में सबूत पेश करने में नाकाम रही है। यह भी कहा गया कि जिन लोगों को अदालत ने पिछले दिनों बरी किया है, वो इसके असली मुजरिम हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ताहिर हुसैन साजिश में शामिल नहीं था, यह दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, उस दौरान मौके पर भी वो मौजूद नहीं था। यह बातें ताहिर हुसैन के वकील ने अदालत को बताई और यही कहते हुए कहा कि कम से कम सजा होनी चाहिए, यानी कि इस मामले में कम से कम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। तो अब कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले में सजा का ऐलान करेगा। मेरे साथ बने रहेगा गोपाल जी, आगे भी केस उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई हुई। दल बदल विरोधी कानून की व्याख्या को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। संविधान की 10वीं अनुसूची की व्याख्या को चैलेंज किया गया है। राजनीतिक दलों के विलय के नियम पर पुनर्विचार करने का अनुरोध है।
तो कपिल सिब्बल सीनियर मोस्ट वकीलों में देश के, और उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी जो दल बदल विरोधी कानून है उसकी व्याख्या को लेकर। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, क्या कुछ दलीलें रखी गई इस पिटीशन में, बताइएगा सबसे पहले क्या है? जी बिल्कुल रोहित, सबसे पहले इस पिटीशन में यही मांग की गई है कि जो दल बदल कानून है और जिस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिली है, शिवसेना का मामला हो या हाल ही में जो मुंबई में हुआ है या इससे पहले गोवा का मामला हो या तमिलनाडु का मामला हो, इस सभी मामलों में यह दर्शाता है कि जो दल बदल कानून है वह इफेक्टिव नहीं है। लिहाजा इस मामले में जो है नई व्याख्या इसको लेकर के किया जाना चाहिए। और मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि आखिर अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका क्यों दायर की गई है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि गोवा का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है संबंधित पक्ष को और 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है, क्योंकि यह मामला तब सबसे पहले सुर्खियों में आया था जब आया राम गया राम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और दल बदल कानून जो है वो अमल में लाया गया था, क्योंकि एक ही दिन में 3 बार पार्टी को बदला गया था। उस दौरान उसके बाद से ही दल बदल कानून लाया गया था, लेकिन कपिल सिब्बल के मुताबिक यह दल बदल कानून जो है वो प्रभावी नहीं है। लिहाजा इसे प्रभावी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की आवश्यकता है। गोपाल जी, प्लीज स्टे विद मी, मेरे साथ रहिएगा, आगे भी केस उस पर बात करूंगा। नीट पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो गई है। सीबीआई की ओर से वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ, वकील के पेश नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई है और मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का ऐलान किया था। ये केस लगा भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, लेकिन वकील पेश नहीं हो पाए, उसकी वजह से सुनवाई जो है अगली तारीख तक के लिए टल गई है। गोपाल जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, इस तरह के केसेस में फास्ट ट्रैक में कम से कम केस का पहुंच जाना ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। हालांकि किन्हीं वजहों की वजह से आज इसको सुना नहीं गया। देखिए रोहित, जहां तक वजह का सवाल है तो चूंकि राज्य सरकार के तरफ से कोई पक्ष रखने वाला वकील मौजूद नहीं था अदालत में, इसी के चलते मामले की सुनवाई हालांकि टाल दी गई, लेकिन कोर्ट ने जरूर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस मामले में राज्य सरकार के पक्ष रखने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रहना जरूरी है। हालांकि सीबीआई के माने तो उनके वकील और जांच अधिकारी जरूर अदालत में मौजूद थे। अब कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति को आदेश दिया है और कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए ताकि राज्य सरकार का पक्ष रखा जा सके। वहीं इस मामले में जो गिरफ्तार आरोपी हैं दिनेश बिवाल और विकास बिवाल, उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई को कोर्ट ने 3 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। 3 अगस्त को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। रोहित, इस मामले में 13 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और जब पिछली सुनवाई हो रही थी शिवराज मोटेगांवकर की जमानत याचिका पर, उस दौरान सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया था और सीबीआई ने कहा था कि किस तरीके से मोटेगांवकर ने साजिश रची थी। 5 लाख रुपए में पेपर को लीक कराया गया था एक कोचिंग सेंटर में जहां पर उसका बेटा पढ़ता था। यह भी बताया गया था कि क्या क्या सबूत बरामद किए गए हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी आपसे बात करूंगा। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई। याचिका में समय से पहले रिहाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर फैसला रिजर्व रखा है। अबू सलेम ने 25 साल की सजा काटने का हवाला दिया है। गोपाल कृष्ण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, किस तरीके से देखा जाए, 25 साल की सजा अबू सलेम ने काट ली, उसके बाद वकीलों की तरफ से ये पिटीशन दाखिल की गई। जी बिल्कुल रोहित, अबू सलेम की तरफ से ऋषि मल्होत्रा जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं वो पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि इस मामले में अबू सलेम की रिहाई होनी चाहिए क्योंकि 25 साल की सजा वो काट चुका है और जो प्रावधान है कानून में उसके तहत उसे रिहाई होनी चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि क्या इस मामले में जो है मैथमेटिकल जो गिनती की जाती है क्या वह सही है, और साथ ही यह भी कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, अगर नोटिस जारी करेंगे तो फिर विस्तृत सुनवाई करना होगा। लिहाजा जो भी आपको कहना है 1 सप्ताह के भीतर रिटन सबमिशन फाइल कीजिए, उसके बाद हम इस मामले में विस्तृत आदेश पारित करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की मांग को लेकर के याचिका को खारिज किया था। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा था कि इस मामले में रिहाई का आदेश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि गंभीर आरोप है, उम्र कैद की सजा काट चुका है। 1993 में जब बम ब्लास्ट हुआ था उस दौरान करीब 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700
से अधिक लोग घायल हुए थे और इसी मामले में पुर्तगाल से इसको भारत लाया गया था प्रत्यर्पण करके, तब से अब भारत की जेलों में बंद हैं। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। कोर्ट राउंड अप में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।